नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, पेंशनर की मृत्यु के बाद बीमा का जो पैसा 7.5 लाख रुपए पेंशनर के घर वालों को मिलते हैं, उसके लिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, किसको भेजने हैं, रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखा के आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, एडिशनल पेंशन जो 20% की बढ़ोतरी होती है, वो 80 साल पूरा होने पे होती है या 79 साल पूरा होने पे होती है, इसके ऊपर कोर्ट के क्या आदेश हैं, सरकार के क्या गाइडलाइन है, सटीक जानकारी आज आपको बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ ओआरओपी प्रीमेच्योर को देने वाला केस अभी कहां तक आगे बढ़ा है। बहुत सारे पेंशनर सोच रहे हैं कि क्या हमें भी केस करना पड़ेगा। जुलाई 2014 के बाद के जो प्रीमेच्योर हैं, उनको ओआरओपी हासिल करने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा, उसको लेकर कंफ्यूजन है, वो भी आगे बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ कर्नल साहब की पिटाई का जो मामला है, वो अभी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी जो है कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया, लेकिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाना पर्याप्त है? संसद का सत्र चल रहा है, क्या विपक्षी को इस मुद्दे को संसद के अंदर नहीं उठाना चाहिए? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले पीएमआर वालों को कब तक मिल पाएगा ओआरओपी का फायदा? क्या सबको केस करना पड़ेगा? जी हां दोस्तों, प्रीमेच्योर रिटायरी जुलाई 2014 के बाद वालों के लिए ओआरओपी को लागू नहीं किया गया है। इसको लेकर के जो पेंशनर्स हैं, वो माननीय एएफटी नई दिल्ली चले गए, जहां पर से माननीय कोर्ट ने गजब का फैसला सुनाया। आर्टिकल 14 का उल्लंघन सरकार ने किया है, ऐसा क्लेम करते हुए माननीय कोर्ट ने पेंशनर के पक्ष में फैसला सुनाया और कह दिया कि आप प्रीमेच्योर को प्रीमेच्योर के ग्राउंड पर ओआरओपी के फायदे से वंचित नहीं कर सकते, उनको आपको ओआरओपी देना पड़ेगा। ये सामने आप माननीय कोर्ट का फैसला देख पा रहे हैं, जिस फैसले में माननीय कोर्ट ने कुल 114 जो पेंशनर्स थे, उन्होंने ये केस किया था। तो इस केस पे सुनवाई करते हुए पूरा डिटेल में जो ऑर्डर माननीय कोर्ट ने जारी किया, जिस ऑर्डर में माननीय कोर्ट ने साफ साफ बोला कि आप भारत के संविधान का आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी ओआरओपी देना पड़ेगा। तो ये एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला था दोस्तों। अब इसको लेकर के बाकी जिन भी प्रीमेच्योर रिटायरी जुलाई 2014 के बाद वाले पेंशनर हैं, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, वो असमंजस में है। वो सोच रहे हैं कि क्या हम भी कोर्ट केस करें, क्या कोर्ट केस किए बगैर हमें नहीं मिलेगा? सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आदेश आया था वो 31 जनवरी 2025 को आया था। अब इस आदेश के ऊपर सरकार का रुख क्या होगा, वो आपको जानना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कोर्ट केस नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करके, अगर सरकार का रुख उस केस को अपील करने का है, कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का है, फिर आप यहां एएफटी में फिर से केस करेंगे, उस केस का कोई मायने नहीं रह जाएगा। इसलिए ये जो आदेश आया है, पहले इसके ऊपर आप देख लीजिए आगे क्या होता है। क्या उस केस को सरकार जो है एक्सेप्ट करती है? अगर इस आदेश को सरकार एक्सेप्ट करती है और केवल उन्हीं लोगों को ओआरओपी देती है जिन्होंने केस किया है, तब आप केस पे आगे बढ़ें। जब तक इस केस के ऊपर, इस आदेश के ऊपर सरकार का रुख साफ नहीं होता, तब तक मेरे ख्याल से आपको केस के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग मोटिवेट करेंगे, केस कीजिए, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए, लेकिन आपको दिमाग लगा के काम करना है दोस्तों। जब तक ये जो 114 लोगों का तो आदेश ऑलरेडी निकल चुका है, इस पर पहले सरकार का रुख जान लीजिए। अगर चैलेंज होता है तो उसका आदेश आने तक वेट कर लीजिए, और अगर सरकार इसको लागू कर देती है और केवल उनके लिए लागू करती है, तब आपने केस करना है। और भी एक चांसेस है, अगर सरकार लागू करे और इसी केस के बेस पर, इसी ऑर्डर के बेस पर सबके लिए लागू करे, तो आपका केस करना भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, मेरी माने तो, बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एजीआई के एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम से मिलते हैं 7.5 लाख और 15 लाख। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, देखें रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। जी हां दोस्तों, एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम से हमारे घर वालों को 7.5 लाख रुपए और अधिकारियों के घर वालों को 15 लाख रुपए मिलते हैं, अगर खुदा ना खास्ता पेंशनर की मृत्यु हो जाए तो। इसको लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर सामने आया है, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने पूरा डॉक्यूमेंट का ब्यौरा जारी किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं उसके लिए। साथ ही साथ एजीआई का जो बॉन्ड या सर्टिफिकेट कैसा होता है, और साथ ही साथ एक पूरा चार्ट भी दिखाऊंगा कि कब के रिटायरीज के लिए कितना कितना अमाउंट काटा गया था और कितने का जो है इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया गया था। पूरे डॉक्यूमेंट देखते हैं, चलिए।
दोस्तों एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का ये बॉन्ड है, बॉन्ड कहें या सर्टिफिकेट कहें, ये वो सर्टिफिकेट है जो रिटायरमेंट के समय में हमें मिलता है। ये मेरा खुद का सर्टिफिकेट है, आजकल इस तरीके का मिलता है, पहले कैसा मिलता था वो भी आपको दिखाऊंगा। अब इस सर्टिफिकेट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आप देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तो इसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, पूरा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का एड्रेस, उनका ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स सब कुछ है, जिसको आप नोट करके रख सकते हैं। अब आगे समझिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का कवरेज का पीरियड मेरे लिए कब तक से कब तक है, ये पूरा यहाँ दिया गया है। यानी कि मैं जून 2022 में रिटायर हुआ हूं, तो 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2052 तक मेरा कवरेज है इस इंश्योरेंस स्कीम का। और मैं, क्योंकि ये जो मेरा पैसा है ये रिफंडेबल पैसा है, अगर खुदा ना खास्ता जुलाई 2022 से 30 जून 2052 के बीच में मेरी मृत्यु होती है, तो मेरे घर वालों को ये पैसे मिलेंगे और इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा, मेरा जो बॉन्ड है, मेरे बॉन्ड के हिसाब से मेरे घर वालों को 7,50,000 रुपए मिलेंगे। और मेरे से जो काटा गया है पैसा, 68,000 रुपए काटा गया है, ये पैसा काटा गया है, जो कि अगर ये ड्यूरेशन अवधि पूरा होने के बावजूद भी मैं जीवित रहता हूं तो मुझे ये पैसा रिफंड मिल जाएगा। तो ये है इस बॉन्ड की पूरी खासियत जो आपको यहाँ पर समझने को मिली दोस्तों। अब यहाँ पर पूरा और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। अब देखिए पहले बॉन्ड कैसा हुआ करता था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले ऐसा बॉन्ड हुआ करता था, इस तरीके का बॉन्ड शायद आपके पास भी होगा, अगर नहीं है तो आप बॉन्ड जरूर निकाल लें। आगे मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखाऊंगा कि रिकॉर्ड ऑफिस को उस इंश्योरेंस स्कीम का पैसा क्लेम करने के लिए, एजीआई से क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं आपने, वो रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा। तो अभी आपने बॉन्ड देखा, चलिए मैं अभी आपको चार्ट दिखाता हूं कि कब कब कितना कितना उसका रेट था, वो समझते हैं, उसके बाद आपको मैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा के समझाऊंगा। दोस्तों ये वो चार्ट है दोस्तों, जो एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम है, ये कब शुरू हुआ था इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर है। देखिए उस समय में अधिकारियों से 1640 रुपए काटे जाते थे, जेसीओज और जवानों से 580 रुपए काटे जाते थे, और उस समय में जो कवरेज मिलता था वो 65,000 अधिकारियों को और 30,000 रुपए जवानों को मिलता था। अब देखिए यहाँ पर कंडीशंस पूरे हैं, और समय समय पर इसका सब्सक्रिप्शन जो है बढ़ता गया, और जो कवरेज है उसका अमाउंट भी बढ़ता गया। ये देखिए, और समय समय पर पहले ये नॉन रिफंडेबल था, यानी कि जो पैसा काटा गया वो अवधि पूरा होने के बाद रिफंड नहीं होता था, बीच बीच में रिफंडेबल भी हुआ था, वन टाइम रिफंडेबल भी हुआ था, फिर बीच में नॉन रिफंडेबल हुआ, लेकिन अभी हाल में ये रिफंडेबल है। और आज के डेट में जो काटा जाता है पैसा, वो जवानों से या जेसीओ से 68,000 काटा जाता है, अधिकारियों से 1,60,000 काटा जाता है, और उसके बदले में जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है वो 7.5 लाख रुपए जवानों को मिलता है, जेसीओ को मिलता है, और अधिकारियों को 15 लाख रुपए मिलता है, जैसे आपने मेरे बॉन्ड में भी देखा, जो कि मेरा 7.5 लाख रुपए का कवरेज था। लेकिन अगर पेंशनर की मृत्यु उस अवधि के बीच में हो तभी वो फायदा मिलता है, अदरवाइज उसका फायदा नहीं मिलता। और जिनका रिफंडेबल पैसा है उनको जब अवधि पूरा हो जाए तो वो रिफंड मिल जाएगा। चलिए अब मैं लेटर दिखाता हूं आपको। दोस्तों ये वाला चार्ट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ये चार्ट आपको भेज दूंगा। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर उस व्हाट्सएप में आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो। चलिए अब मैं दिखाता हूँ रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। ये देखिए रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, पेंशनर से रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं पेंशनर ने, जो कि एजीआई डायरेक्टरेट में भेजने हैं। वो देखिए सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ ईएसएम, डेथ सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। एनईएफटी ड्यूली वेरीफाइड बाय द बैंक, एनईएफटी फॉर्म, जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं उस अकाउंट का एनईएफटी फॉर्म बैंक से साइन करा करके भेजना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैंक कैंसिल चेक और फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, ये आप सबको पता है, कैंसिल चेक भी भेज सकते हैं या पासबुक का पहला पन्ना भी भेज सकते हैं। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये भी आपको भेजने पड़ेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो फॉर्म 15G होता है, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड फॉर्म है, ये अगर आपके पास अवेलेबल हो तो भेजें। आगे कॉपी ऑफ पीपीओ भी आपने भेजना। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट मैंने खुद का पहले आपको दिखाया था, उस तरीके से सर्टिफिकेट जो पेंशनर को मिला होता है उस सर्टिफिकेट का कॉपी को भी लगा करके आपने भेजना है। तो कुल मिला करके इतने डॉक्यूमेंट आपने एजीआई को भेजना है, एजीआई डायरेक्टरेट को, साथ में रिकॉर्ड ऑफिस को भी आपने कॉपी करना है, या तो आप सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस को भी भेज सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस भी अपनी तरफ से प्रोसेस करेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। एडिशनल पेंशन 20% कब से लागू, 79 में या 80 साल में, क्या है अभी स्थिति? कोर्ट ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, माननीय कोर्ट के इस मसले के ऊपर आदेश हैं, माननीय कोर्ट के एएफटी के भी आदेश हैं और माननीय हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, साफ साफ आदेश हैं कि 79 साल खत्म होते ही पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दिया जाए, लेकिन अब तक सरकार ने इसको लागू नहीं किया है।
हालांकि सरकार ने बार बार क्लेरिफाई किया है कि 80 साल पूरा होने पे देंगे। एक चीज है, अगर मान लीजिए आपका 80 साल, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ मार्च महीने के 15 तारीख को है, तो आपका 80 साल मार्च महीने के 15 तारीख को ही पूरा होगा, लेकिन मार्च के 1 तारीख से ही आपको एडिशनल पेंशन दिया जाएगा, यानी कि उस महीने का पूरा महीने का फायदा दिया जाएगा। ये क्लियर है। लेकिन 80 साल खत्म होने पर ही मिलता है, 79 साल खत्म होने पर नहीं मिलता है एज ऑफ नाउ, आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से। ये एक खबर का जो आर्टिकल भी मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा था, जहां पर माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश है कि पेंशनर्स को 79 साल खत्म होने के बाद एडिशनल पेंशन दिया जाए, लेकिन इन आदेशों को अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है, यानी कि एज ऑफ नाउ 80 साल पूरा होने पर ही मिलता है, लेकिन उस महीने का पूरा महीने का फायदा आपको मिलता है जिस महीने में आपका 80 साल पूरा हो रहा है, चाहे तारीख आपका 25 तारीख हो चाहे 28 तारीख हो, लेकिन उस महीने के 1 तारीख से ही आपको एडिशनल पेंशन का फायदा मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ इस केस की स्थिति ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कांग्रेस ने लिया एक्शन सैनिक पूर्व सैनिक के हक में, पर क्या यह काफी है? संसद का सत्र चल रहा है। जी हां दोस्तों कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके जो कर्नल साहब का पिटाई का मामला है और इसी तरीके से जो सैनिकों और पूर्व सैनिकों को जगह जगह पर जो पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है उसको लेकर के मुद्दा उठाया है। लेकिन यह मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया है, जबकि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाना चाहिए। संसद में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते उठाया जाना चाहिए और इस मुद्दे के ऊपर कठोर कानून बनाने के लिए सरकार को जो है मजबूर करना चाहिए। क्योंकि अगर पूर्व सैनिकों के हितैषी हैं तो संसद का सत्र चल रहा है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुद्दा उठाया, लेकिन अब संसद में उठाइए, संसद में सरकार के सामने सवाल कीजिए कि ऐसा बार बार हर बार रिपीटेडली क्यों हो रहा है। कभी कहीं पूर्व सैनिक और सैनिकों के साथ इस तरीके से पुलिस का जो दुर्व्यवहार है बढ़ता गया है, तो इसको लेकर के कोई ना कोई ठोस कानून बनाया जाए। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रिवेंशन के लिए जैसे कानून है, उसी तरीके से सैनिकों पूर्व सैनिकों के प्रिवेंशन के लिए भी कानून बनाया जाए। इसको लेकर के सरकार को मजबूर किया जाए। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने की वजह से कांग्रेस को यह मुद्दा उठाना चाहिए अभी संसद में। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महत्वपूर्ण बातें कही है कर्नल रोहित चौधरी, जो पूर्व सैनिक के कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो उन्होंने जो बातें कही है उसको पहले सुन लेते हैं। बड़ा ही गंभीर विषय है, दुख का विषय है, तकलीफ का विषय है और बड़े संवेदनशील बात है कि हमारे एक पटियाला के अंदर सर्विंग कर्नल पुष्पेंद्र भात और उनके बेटे की जिस तरह से बर्बरता से पुलिस के खाकी वर्दी के अंदर, पुलिस जिसका काम दुनिया को प्रोटेक्शन देना है, हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देना है, उसके कुछ लोग 12 अधिकारी जिन्होंने बर्बरता से एक सर्विंग कर्नल की मार पिटाई की, हाथ टूट गया, जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, 4 दिन तक एफआईआर नहीं की गई, एसपी से मिलने का समय नहीं मिला। तो ये एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है कि पंजाब जैसी जगह जो बॉर्डरिंग स्टेट है और जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौज की एस्टेब्लिशमेंट है, फौज का पुलिस का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहता है, बॉर्डरिंग स्टेट होने के नाते साथ ऑपरेशंस करते हैं, और उसके बावजूद ऐसी स्थिति पैदा हो कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गया है, जिस तरह की आम आदमी पार्टी की सरकार के कुछ कार्यकाल के दौरान हुआ है। ऐसा इंसिडेंट हमने पंजाब में होते हुए नहीं देखा है पिछले 40-50 सालों के अंदर। ये एक एक्सेप्शनल गुंडागर्दी का केस है जो कि खाकी वर्दी वालों ने किया। पूरा का पूरा देश, 140 करोड़ लोग और हमारे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब लोग सामने आए। 142 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि आप ये बात अपने प्लेटफॉर्म से रखिए। मिसेस बात से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज वहां पर मोर्चा है, वहां पर पंजाब में पटियाला में डीसी को ज्ञापन दिया जा रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग पूर्व सैनिक लोग इकट्ठे हुए हैं, जवान और किसान। जो पंजाब का किसान है उनमें से भी 70-75% जो है वो फौजी परिवारों से आते हैं, वो लोग भी सहयोग करते हैं। चलिए मुद्दा उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाए, सैनिकों पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।